Hello and welcome to Achiever Site. Today we are going to continue with chapter number 5 of class 11 psychology. And the name of the chapter is sensory, attentional and perceptual processes. हम परसेप्शन के बारे में अब तक डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट वीडियोस अगर आपने देखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं देन प्लीज डू चेक आउट ऑल दोज वीडियोस. द लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल्सो परसेप्शन को पढ़ने के बाद ही हम इस टॉपिक पर आएंगे जो हम आज के वीडियो में ले रहे हैं. एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास दैट विल बी पेज नंबर 97 एंड 98 ऑफ योर एनसीईआरटी. एंड द टॉपिक इज परसीवर. परसीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, इसलिए भी क्योंकि परसेप्शन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट परसीवर ही करता है. परसीवर कौन होता है इसको हमें ढंग से समझना है आज के इस वीडियो में. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस परसीवर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो परसेप्शन के प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लेट अस बिगिन टुडेज क्लास जिसमें हम आज परसीवर के बारे में बात करेंगे. सी, हम एज अ ह्यूमन बीइंग किसी भी परसेप्शन को जब फॉर्म करते हैं तो उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म ज़रूर करते हैं, उसको कहीं ना कहीं पास ऑन ज़रूर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन टुडे, जो भी इन्फॉर्मेशन आज आप रिसीव कर रहे हैं आप उसको ज़रूर पास ऑन करेंगे किसी ना किसी वे में. जो कुछ भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं आपके लिए. और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने अंदर स्टोर की हुई होती है वो आप तक उसको पहुंचाते हैं. तो जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को देखा है, अगर उन्होंने चीज़ों का परसेप्शन पॉजिटिवली फॉर्म किया है तो वो आपको वही पॉजिटिविटी पास ऑन करते हैं. आप किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो आप अपने फ्रेंड को उस चीज़ के बारे में नेगेटिव ही बताते हैं. अगर किसी पर्सन को आप पसंद नहीं करते तो आप उसके बारे में जो भी थॉट्स रखते हैं आप उन्हीं को पास ऑन करते हैं. तो एक परसीवर जो होता है, एक परसीवर एक पर्सन जो किसी भी परसेप्शन को फॉर्म करता है उसको पास ऑन ज़रूर करता है. इसी से हमारी पूरी दुनिया चल भी रही है, राइट? क्योंकि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो भी हम रिसीव करते हैं वो किसी ना किसी पर्सन से, किसी ना किसी मीडियम से हम रिसीव करते हैं. अब बात ये उठती है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक परसीवर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. तो आपकी बुक में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोटिवेशन की. मोटिवेशन एक वर्ड है जो आप आज तक सुनते आए हैं, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू. लेकिन साइकोलॉजी में जब हम आते हैं तो मोटिवेशन एक डिफरेंट वे में भी हमें समझना होता है. मोटिवेशन तो है ही, वो जनरल जो आज तक आप सुनते आए हैं, टू एनकरेज समवन, वो हम मोटिवेशन किसी को देते हैं, टू मोटिवेट समवन. लेकिन जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती है, जब हम साइकोलॉजी में मोटिवेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मोटिवेशन ये भी एक नई टर्म निकल कर यहाँ पर आती है. देखिए, हम जब मोटिवेशन किस तरह से परसीवर को इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. तो देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है कि जब किसी पर्सन को खाने की कोई पिक्चर दिखा दी जाती है, खाने का जिक्र किया जाता है, तो क्या होता है, उसके माइंड में उसका क्लियर परसेप्शन फॉर्म होता है और बेटर परसेप्शन फॉर्म होता है. इंस्टेड ऑफ वो अगर उसको खुद से सोचे, इससे बेटर परसेप्शन कब फॉर्म होगा, जब उसको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी. ये सिर्फ हम मोटिवेशन के ही सेंस में नहीं कह सकते, इसको हम बहुत सारे चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं. आपने देखा है छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुक्स में पोएम सिर्फ 4 लाइन्स की होती है और पूरा जो पेज होता है वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं. या फिर उनको कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम दिखाना चाहते हैं तो उसका नाम तो एक पेज पर एक बहुत छोटे से पार्ट पर होता है, लेकिन वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा समझाई जाती है. अगर हम बच्चे को बताना चाहते हैं व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, तो आप वहाँ पे एप्पल भी देखेंगे, एंड भी देखेंगे, और भी बहुत सारे एरोप्लेन देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. तो ये एक काइंड ऑफ मोटिवेशन है जो कि परसीवर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द परसीवर. उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स. हमारी एक्सपेक्टेशंस कि हम किसी सिचुएशन में क्या सोच सकते हैं ये भी हमारा परसेप्शन फॉर्म करती है. कई बार बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं कि किसी सिचुएशन को पहले से अज्यूम कर लेते हैं, प्री अजम्पशन जिसको हम बोलते हैं, पहले से अज्यूम कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन फॉर्म कर लेते हैं, और उसकी वजह से कई बार वो किसी सफरिंग से भी गुजरते हैं और कई बार उससे उन्हें उन सिचुएशंस को प्रीअज्यूम करने का बेनिफिट भी होता है. दोनों ही बातें हो सकती हैं. तो ये भी परसीवर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है ये बात कि अगर किसी ने प्रीअजम्पशन बना लिए हैं या कुछ अज्यूम किया हुआ है या एक्सपेक्टेशंस की हुई हैं, जिनको हम परसेप्चुअल सेट्स भी बोलते हैं. वाई वी आर कॉलिंग इट परसेप्चुअल सेट्स? बिकॉज दीज आर द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ अजम्पशंस वी आर फॉर्मिंग, सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट परसेप्चुअल सेट्स. तो ये एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, अगर हमने एक्सपेक्ट किया है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर डिश के बारे में कि ये स्वीट होनी चाहिए, तो वो अगर स्वीट निकलती है तो वो हमें वो हेल्प भी करती है. तो इस तरीके से परसेप्शन
इस बेसिस पर भी फॉर्म होते हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं तो वही एक्सपेक्टेशन बाद में हमारा परसेप्शन कंफर्म परसेप्शन भी हो जाती है। तो इस तरह से भी जो है वो हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स आर ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द परसीवर, वी कैन से। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अबाउट द कॉग्निटिव स्टाइल्स। कॉग्निटिव स्टाइल्स क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप दो लोगों को एक ही पिक्चर दीजिए, नॉट जस्ट पिक्चर, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में आप कह सकते हैं। सपोज आप और आपके फ्रेंड एक जगह पर खड़े हैं एंड यू बोथ आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ पर्सन। आप जो ऑब्जर्व करेंगे डेफिनेटली वैसा ही एग्जैक्टली आपका फ्रेंड भी परसीव करेगा, ऐसा नहीं होगा। और इस चीज़ को शायद मुझे आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। यू नो दिस कि दीज आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसकी वजह से वो जो परसीव करेंगे वो उनके कॉग्निटिव स्टाइल होंगे, आप जो परसीव करेंगे आपके कॉग्निटिव स्टाइल होंगे। जब हम एक ट्री को दिखाते हैं, हमने कहा कि एक ट्री को देखो और इसमें से आप क्या परसीव कर रहे हो, तो हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो ये बोले कि इसमें मैंगोज हैं तो ये मैंगो ट्री है, राइट। एक पर्सन ये बोल सकता है कि ये जो ट्री है ये बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, ये बहुत एक ओल्ड ट्री है। तीसरा पर्सन कुछ और परसीव कर सकता है कि इस पेड़ के नीचे जब हम बैठते होंगे तो कितनी अच्छी छाया मिलती होगी, या एनीथिंग लाइक दैट, दैट कैन बी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। तो ये चीज़ क्या हो गई? जब हम किसी सिचुएशन को होल देख रहे हैं या उसको पार्ट्स में देख रहे हैं, राइट। दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या तो हम उसके कुछ पार्ट्स को देख रहे हैं, पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं कि किसी ने एक पार्ट को देखा, किसी ने दूसरे पार्ट को देखा, और कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी सिचुएशन को होल देख रहे हों। तो यहीं से दो टर्म निकल कर आती हैं, दो कॉग्निटिव स्टाइल्स निकल कर आते हैं, फील्ड डिपेंडेंट एंड फील्ड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में हम कंप्लीटली टोटलिटी की बात करते हैं, पूरी तरीके से जब हम किसी सिचुएशन को, पिक्चर को होल एज अ होल परसीव करते हैं, तब हम उसको फील्ड डिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल कहते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट जब हम फील्ड इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, यानी जब हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी सिनेरियो को पार्ट्स में रिसीव करते हैं, पार्ट्स में देखते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव स्टाइल्स। आपको जब इसे याद करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स you are free to choose anything, and when you are dependent you are taking it as a whole. This can just be one of the trick, it's nothing like that. तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। You can see in this picture, we can find out the triangle in the hidden in this picture, लेकिन बात यह है कि हम इसमें कितना टाइम लगाएंगे। Try to find out the time other students of your class take to locate the triangle. जो इसे जल्दी कर लेंगे, those who can do it quickly will be called field independent. Those who take long time will be called field dependent. इस तरह से भी हम फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को समझ सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कॉग्निटिव स्टाइल्स, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड एक्सपीरियंसेस की। किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए कल्चरल बैकग्राउंड और हमारा एक्सपीरियंस, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ही, क्योंकि अगर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हमें बिटर है तो हम आगे आने वाली सिचुएशन में ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन को या उस चीज़ को बिटर ही फील करेंगे। जब तक हम उस चीज़ में सक्सेस नहीं पा लेते तब तक हमारा जो माइंड है वो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उस चीज़ को हमेशा नेगेटिव फॉर्म में ही देखेगा, इन केस वी हैव अ बिटर एक्सपीरियंस। अगर हम किसी चीज़ में कभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं तो वही चीज़ हम आगे भी कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि हम उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए, हमें पता है वहाँ पे वो चीज़ किस तरह से डील होगी। इसीलिए हम उस सिचुएशन को या उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस की वजह से आगे भी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे। तो हमारा जो परसेप्शन है वो हमारे एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इफ़ वी आर पॉजिटिव और इफ़ वी आर नेगेटिव रेस्पेक्टिवली वी विल बी टेकिंग द सिचुएशंस फॉरवर्ड। एक्सपीरियंस तो इस तरह से हमारे परसेप्शन में एक परसीवर को हेल्प करता ही है, लेकिन इसके अलावा हम अपने कल्चरल बैकग्राउंड की भी बात कर सकते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि हम जिस कल्चर में ग्रो करते हैं हम उन्हीं चीज़ों को बेटर समझ सकते हैं, तो हमारा परसेप्शन भी उसी तरीके से चलेगा, उसी तरीके से हम सोचेंगे, राइट, ऐसा ही होगा। तो हमारा जो कल्चर है वो जिन चीज़ों को हमें जिस तरह से देखना अलाउ करता है, हम उस तरह से ही चीज़ों को देखेंगे और उस तरह से ही हम उस चीज़ के बारे में परसेप्शन फॉर्म करेंगे। तो एक परसीवर के लिए कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उसी तरीके से चीज़ों को परसीव करता है जो उसके एनवायरनमेंट में होती हैं। इन शॉर्ट हम एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से परसीवर्स टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, और इस टॉपिक में इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग देन प्लीज़ ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely be answering there. Also, please subscribe to our channel if you have not done it yet. Also get in touch with us through Instagram, Telegram. I am sending the notes there, and keep watching, keep
showing your support like you always do. Thank you so very much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.